नमस्कार, मैं नीरज प्रस्तुत हूँ आप सभी के समक्ष करंट अफेयर की सीरीज़ को लेकर के। इसी कड़ी में आज हम जनवरी मंथ के करंट अफेयर्स देखेंगे। इसे आप जनवरी मंथ के करंट अफेयर्स का निचोड़ कह सकते हैं। इसके अंतर्गत 60 प्रश्नों की एक सीरीज़ तैयार की गई है, वो भी MCQ टाइप, MCQ अर्थात मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आधारित, जो कि आने वाले सभी एग्ज़ाम्स में आपके लिए लाभदायक होगी, चाहे वो MTS का एग्ज़ाम हो, SSC, CHSL, CGL, CUET, UG, CUET, PG या आने वाले अन्य एग्ज़ाम जैसे DSSB, NVS, KVS कोई भी हो, उसमें आपको करंट अफेयर देखने को मिलता ही मिलता है। तो चुनिंदा प्रश्नों की सीरीज़ ये प्रस्तुत है आप सभी के समक्ष। कड़ी मेहनत के बाद इसे तैयार किया गया है और आशा है आपको पसंद आएगी और आपके लिए ये लाभदायक भी रहेगी। तो चलिए बिना समय नष्ट किए चलते हैं अपनी इस सीरीज़ को लेकर के। उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने साथियों के साथ शेयर कर सकते हैं और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। देखिए, इसमें पूरा 60 प्रश्नों की एक सीरीज़ तैयार की गई है। ठीक है, चलिए तो प्रारंभ करते हैं सबसे पहले प्रश्न के साथ। जस्ट 1 सेकेंड। ओके, डन। चलिए, सबसे पहला प्रश्न आज का, ऑस्ट्रिया के विदेश मंत्री कौन हैं? एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर। कहाँ के? ऑस्ट्रिया के। ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ ऑस्ट्रेलिया की बात नहीं हो रही है, ऑस्ट्रिया की बात हो रही है। ठीक है, आपके सामने 4 ऑप्शन है, किंग गैंग, अलेक्जेंडर शेल्लेनबर्ग, एस जयशंकर, अमित शाह। सोचिए थोड़ा, क्या हो सकता है? जी हाँ, बिल्कुल आपने सही पहचाना। एस जयशंकर तो इंडिया के विदेश मंत्री हैं। ठीक है, तो ऑस्ट्रिया के तो हो नहीं सकते। इसका अगर मैं सही उत्तर की बात करूं तो ऑस्ट्रिया के विदेश मंत्री हैं अलेक्जेंडर शेल्लेनबर्ग। कौन है? अलेक्जेंडर शेल्लेनबर्ग। ठीक, और ऊपर आप देख रहे हैं किंग गैंग, ये चाइना के विदेश मंत्री हैं। कहाँ के? चाइना के। एस जयशंकर, जैसे कि मैं बता चुका हूँ, ये इंडिया के विदेश मंत्री हैं, भारत के। और अमित शाह की बात करेंगे, ये अपने होम मिनिस्टर हैं। ठीक है, होम मिनिस्टर हैं हमारे। क्लियर? चलिए आगे चलेंगे। आज का दूसरा क्वेश्चन, हाल ही में नेपाल के प्रधानमंत्री तीसरी बार कौन बने हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है ये। तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं ये। कहाँ के? नेपाल के। तो इनका नाम क्या है? पहला ऑप्शन है आपका आलोक शर्मा, पुष्प कमल दहल प्रचंड, जयदेव उनादकट, अशोक चतुर्वेदी। क्या हो सकता है? ओके, देखिए, आलोक शर्मा तो नहीं हो सकते। आलोक शर्मा का नाम आपने COP26 में सुना होगा। ठीक है, तो इसका सही उत्तर जो है वो पुष्प कमल दहल प्रचंड है। कौन है? पुष्प कमल दहल प्रचंड। ये नेपाल के प्रधानमंत्री बने हैं तीसरी बार। और यदि मैं बात करूं आलोक शर्मा की, तो COP यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज ऑन पार्टीज 26, ये पर्यावरण से संबंधित, जलवायु से संबंधित एक सम्मेलन होता है। ठीक है, इसमें इन्होंने प्रवक्ता की भूमिका निभाई थी। आलोक शर्मा जी ने बहुत ही मुख्य भूमिका रही थी इनकी। ठीक है, आलोक शर्मा जी, तो उससे संबंधित है, तो ये नहीं हो सकता। और बात करेंगे जयदेव उनादकट की, ये कौन है? ये सौराष्ट्र के प्लेयर हैं। सौराष्ट्र, आपने रणजी प्लेयर, रणजी का नाम सुना होगा। ये क्रिकेट से संबंधित एक ट्रॉफी है। जस्ट 1 सेकेंड। ये क्रिकेट से संबंधित एक ट्रॉफी है, रणजी ट्रॉफी, तो उससे संबंधित है ये जयदेव उनादकट। ठीक है, और सौराष्ट्र टीम से खेलते हैं ये। इनका नाम यहाँ पर डालने का सिर्फ एक कारण है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, इन्होंने दिल्ली के खिलाफ हैट्रिक ली थी, अभी पिछले दिनों मैच हुआ था उसमें। ठीक है, हैट्रिक ली थी इन्होंने, तो इसलिए इनका नाम इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैंने इनका डाल दिया है। कुछ नहीं पता क्वेश्चन कहाँ से बन जाए, इसलिए ऑप्शन भी मैंने यहाँ पर इस टाइप से सिलेक्ट किए हैं जो किसी ना किसी फील्ड से रिलेटेड है, ताकि मैं एक प्रश्न के साथ आपको एक ही बार में एक से अधिक फैक्ट बता सकूं, और कोशिश मेरी यही रहेगी, है ना। चलिए आगे चलते हैं। चलिए, तीसरा प्रश्न, 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस कहाँ पर हुई है? देखिए, ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, सीधा आपको डायरेक्ट याद करना है। सीरियल नंबर याद कर लीजिएगा, 108वीं है। कौन सी है? 108वीं है। भारतीय विज्ञान कांग्रेस अर्थात इंडियन साइंस कांग्रेस, इसका सम्मेलन हुआ है, कहाँ पर हुआ है? पहला ऑप्शन है आपका न्यू दिल्ली, दिल्ली, नागपुर महाराष्ट्र, जयपुर राजस्थान, बेंगलुरु, बेंगलोर कर्नाटका।
क्या है आंसर? देखिए, इसका सही उत्तर है आपका नागपुर, महाराष्ट्र। जो 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस है, ये नागपुर, महाराष्ट्र में हुई है। ठीक है, तो सीधा आपको डायरेक्टली याद कर लेना है। न्यू दिल्ली में SCO की एक बैठक हुई है, इसमें NSA की बैठक हुई है। NSA अगर मैं बोलूँ अभी हाल ही में हुई है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र। ठीक है, SCO संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, उसके अंतर्गत NSA की बैठक अभी नई दिल्ली में हुई है, मैं बता दूं। बात करें बेंगलोर की, बेंगलोर में काफ़ी चीज़ें हुई हैं, जैसे एरो एक्सपो। ठीक है, ये बेंगलोर में हुआ है। और नेशनल यूथ फेस्टिवल, ये भी बेंगलोर में है। ठीक है, चलिए, तो काफ़ी चीज़ें हैं। जयपुर को आप पिंक सिटी के नाम से जानते हैं। ठीक है, यहाँ का जो हवा महल है बहुत फेमस है। तो जो एक्स्ट्रा डाटा है वो भी मैं यहाँ पे साथ में देता जाऊँगा, जो भी मुझे समझ में आएगा या जिस पर्पज़ से मैंने यहाँ पे इसको रखा हुआ है। ओके, आगे चलेंगे हम। अगला क्वेश्चन, दिसंबर 2022 में भारत की बेरोजगारी दर कितने प्रतिशत रही है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। भारत की बेरोजगारी दर, देखिए हर महीने एक डाटा आता है, जैसे दिसंबर का आया है ऐसी जनवरी का भी आएगा, ऐसी फरवरी का भी, ऐसी मार्च का भी, यानी जो लेटेस्ट होता है वो इम्पोर्टेंट रहता है। अभी हम क्या कर रहे हैं, जनवरी का कर रहे हैं, तो हमारा जो दिसंबर का डाटा है वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, फिर जनवरी में कराऊंगा तो वहाँ पे क्या नाम, सॉरी, फरवरी का कराऊंगा तो वहाँ पे आपको जनवरी का मिल जाएगा, क्योंकि महीने एंड के बाद ही ये रिलीज़ होता है ना। डाटा तो अभी और भी है, फरवरी का भी आ चुका है और जनवरी का भी आ चुका है, बट अभी नहीं मिलेगा आपको, बिकॉज वो जो फरवरी की सीरीज़ आएगी और फिर मार्च की सीरीज़ आएगी तो उसमें आपको प्राप्त हो जाएगा, है ना। चलिए, तो 1 सेकेंड। ओके, दिसंबर 2022 में भारत की बेरोजगारी दर कितने प्रतिशत रही है? 8.3%, 37.4%, 0.9%, 10%। चलिए, इसका उत्तर है आपका 8.3%। सोचने वाली बात है। भारत की बेरोजगारी दर दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। अभी लेटेस्ट डाटा भी आ चुका है, ठीक है, तो उसमें भी इंक्रीज़ ही हो रही है वो। तो विचारणीय विषय है ये, बेरोजगारी दर का बढ़ना, है ना। चलिए, और फिर हम आगे देखते हैं। 0.9% दिया हुआ है यहाँ पर। अगर मैं इसकी बात करूँ तो राज्यवार अगर मैं बात करूँ तो ये उड़ीसा की है, दिसंबर 2022 के अकॉर्डिंग। ठीक है, उड़ीसा में सबसे कम बेरोजगारी दर रही है। क्लियर है, सबसे कम बेरोजगारी दर रही है उड़ीसा में दिसंबर 2022 के अनुसार। उसके बाद अगर मैं बात करूं 37.4%, ये इंपॉर्टेंट डाटा है, ये अपना हरियाणा का है। कहाँ का है? हरियाणा का। सबसे अधिक बेरोजगारी दर यहाँ पर है। सोचने वाली बात है, 37.4% 2022 दिसंबर के अनुसार। ठीक है, तो ये याद करना है। चलिए आगे चलेंगे। भारत में नोटबंदी कब हुई थी? देखिए, कुछ ऐसा डाटा है जो कि न्यूज़ में रहा था, तो मैंने उन प्रश्नों को भी उठाया है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है आपके। आशा है आपको ये प्रश्न कर लेंगे, आपको आसान लगा हुआ है प्रश्न, फिर भी देखते हैं। 1 दिसंबर 2016, 8 नवंबर 2016, 15 सितंबर 2016, 4 अक्टूबर 2016। क्या है उत्तर? जी हाँ, 8 नवंबर 2016 इसका सही उत्तर है। आपकी जो नोटबंदी है वो 8 नवंबर 2016 को ही थी। क्लियर। बात करें 1 दिसंबर की, तो 1 दिसंबर को इम्पोर्टेंट डे मनाया जाता है। कौन सा? HIV एड्स डे। ठीक है, मैंने इसलिए यहाँ पे लिया हुआ है, HIV एड्स डे मनाया जाता है। ठीक। और अगर 15 सितंबर की बात करें तो 15 सितंबर को मनाया जाता है इंजीनियर्स डे। कौन सा डे? इंजीनियर्स डे। क्यों मनाया जाता है ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, सर्च करके, या जिसको नॉलेज हो वो बताएंगे। क्लियर। आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स? इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा इसको। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा इसको आप। क्या रैंक है इंडिया की ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में? पहला है 107, 135, 74 या 148। क्या रैंक है? 135 है। क्या है? 135। इसको याद कैसे करेंगे आप? 1 2 का 4 तो बहुत किया सबने, किया है ना 1 2 का 4। आज हम करेंगे 1 3 का 5। क्या करेंगे? 1 3 का 5, ऑड नंबर खेलेंगे। क्या खेलेंगे? ऑड नंबर। जेंडर गैप में क्या देखते हैं हम? गैप ही देखते हैं ना,
तो ऑड नंबर का गैप देखेंगे हम, ऑड गैप क्या देखेंगे, ऑड गैप 1 3 का 5, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। क्लियर। चलिए अगर मैं 107 की बात करूँ, 107 किसकी रैंक है, कोई कोई बता सकता है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिएगा। 107 जो रैंक है वो हंगर इंडेक्स में है, इंडिया की किस में है, हंगर इंडेक्स में। हिंदी में बोलूँ तो भुखमरी सूचकांक। ठीक है, ये क्वेश्चन आ भी चुका है, पिछले दिनों एग्जाम हुआ है तो ये क्वेश्चन ऑलरेडी आ भी चुका है, इसलिए मैंने इसको लिया है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, फिर से रिपीट हो सकता है ये, तो आप ये दोनों याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट, ई कचरा प्रबंधन के नए नियम कब से प्रभावी होंगे? इंपॉर्टेंट है, ई कचरा प्रबंधन के नए नियम कब से प्रभावी होंगे? 1 अप्रैल 2023, 1 मई 2023, 1 मार्च 2023, 1 जून 2023। क्या लग रहा है आपको, कब से होंगे? देखिए, कोई भी नई चीज़ नए वित्त वर्ष से स्टार्ट होती है, आधे लोगों को तो पता चल गया होगा। नया वित्त वर्ष यानी 1 अप्रैल 2023। वित्त वर्ष मैं पहले भी क्लासेस में बता चुका हूँ आपको, जो नया फाइनेंशियल ईयर है वो हमेशा 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा। ठीक है, ख़त्म कब होगा? नेक्स्ट ईयर 31 मार्च को। कई लोगों को नहीं पता है, बेसिक सी चीज़ें पता होनी चाहिए। क्लियर है? चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट, सेकेंड, ओके, क्वेश्चन नंबर 8 इंपॉर्टेंट अगेन। ब्रिटेन के किस भारतवंशी को COP 26 सम्मेलन के बेहतरीन नेतृत्व के लिए किंग चार्ल्स थर्ड ने नाइटहुड की उपाधि दी है? कौन सी उपाधि दी है? नाइटहुड की उपाधि। ब्रिटेन का भारतवंशी है, मतलब कि भारत से संबंध है उसका। ठीक है, COP 26 सम्मेलन के लिए, अगर आपने पिछले क्वेश्चंस को ध्यान से देखा होगा तो मैं ऑलरेडी नाम इनका बता चुका हूँ। इसका सही उत्तर है आलोक शर्मा। क्या है? आलोक शर्मा। मैं बता चुका हूँ पीछे आपको, अभी जस्ट अभी बताया मैंने आपको। ठीक है, तो कुशल नेतृत्व के लिए, बेहतरीन नेतृत्व के लिए इनको दिया है। किसने दिया है? क्वेश्चन किसी भी तरीके से बन सकता है, किसने दिया है, तो आपको याद रखना है किंग चार्ल्स थर्ड ने। और कौन सी उपाधि दी है? नाइटहुड की उपाधि दी है। किसको दी है? आलोक शर्मा को। ठीक है, चलिए और बात कर लूँ, अगर मैं यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं उनकी बात कर लूँ। अजय बंगा, कोई बता सकता है अजय बंगा कौन है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अजय बंगा का संबंध अभी जो है वर्ल्ड बैंक से स्थापित हो रहा है, धीरे धीरे हो ही गया है लगभग। वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट बनने की कगार पर हैं ये। आने वाले समय में प्रेसिडेंट के रूप में वर्ल्ड बैंक के अजय बंगा को देखा जा सकता है ना। आलोक शर्मा मैंने आपको बता ही दिया। बात करें नरेंद्र तोमर जी की, ये हमारे कृषि मंत्री है। कौन से मंत्री हैं? कृषि मंत्री, भारत के कृषि मंत्री हैं। ठीक, और बात करूँ मैं राजीव कुमार की। राजीव कुमार कौन है? राजीव कुमार हमारे जो भारत का चुनाव आयोग है उसके हेड हैं। कौन है? भारत के चुनाव आयोग के हेड है। कौन? राजीव कुमार वर्तमान। ठीक है, चुनाव आयोग के हेड। क्लियर। चलिए आगे चलेंगे। देखिए, जब तक आप नॉलेज को लिंक नहीं करेंगे एक डाटा से दूसरे डाटा तक, तब तक आपके माइंड में एक मैप नहीं बनेगा। तो लिंक मैं इसलिए कर रहा हूँ, और ये ऑप्शंस भी मैंने इसलिए चुने हैं ताकि आपके एक ही क्वेश्चन में 3-4 क्वेश्चंस रेडी हो जाएं और आप प्रिपेयर हो जाएं। ठीक है, ये सीरीज़ ही इसलिए लाई गई है ताकि आपको जनवरी का सारा डाटा इस एक वीडियो में मिल जाए, कहीं और से आपको करंट अफेयर देखने की और पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, वो आप जब एग्ज़ाम देखे आएंगे तभी आपको फील होगा। चलिए, रोनाल्डो ने किस देश के क्लब अल नस्र के साथ करार किया है? रोनाल्डो की बात हो रही है, एक क्लब के साथ इन्होंने करार किया है। क्लब का नाम है अल नस्र। ठीक है, तो ये जो क्लब है ये किस देश का है, ये आपका प्रश्न है। पहला है जर्मनी, दूसरा फ्रांस, तीसरा अमेरिका, चौथा यूएई। कौन से देश का क्लब है ये फुटबॉल क्लब? जी हाँ, ये है यूएई का। कहाँ का है? यूएई। इसको अगर मैं अनाउंस करूँ तो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात भी इसको आप बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आईटीबीपी पुलिस अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन अमित शाह द्वारा, अमित शाह हमारे कौन है? अभी मैं पीछे बता के आया हूँ, हमारे गृह मंत्री हैं। किस राज्य में किया गया है? किस राज्य में किया है इन्होंने? ऑप्शन है आपके सामने, राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक और असम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। चलिए, इसका सही उत्तर होगा कर्नाटक। कहाँ किया है? कर्नाटक में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट।
ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है आज का। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ लाइफ, एग्जाम्स में देखा भी जा चुका है। लाइफ है LIFE, इसका फुल फॉर्म क्या है? पहला ऑप्शन है लाइफ स्टाइल फॉर एंटरप्रेन्योरशिप, लाइफ स्टाइल फॉर एग्जिस्टेंस, लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, लिविंग फॉर एनवायरनमेंट। हो सकता है कुछ लोगों को पता हो जो अपडेटेड रहते हैं, लेकिन जिन्हें नहीं पता उन्हें पता होना चाहिए, क्योंकि ये पर्यावरण से संबंधित है, पहली बात। और दूसरी भी इम्पोर्टेंट बात, ये हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा उठाया गया एक मुद्दा है पर्यावरण से संबंधित, ठीक है। और इसकी फुल फॉर्म का जो करेक्ट उत्तर है वो है लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, ठीक है। जैसे कि मैंने पहले बता दिया एनवायरनमेंट से संबंधित है, तो लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट है। क्लियर? लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे चलेंगे। भारतीय ग्रामीण व शहरी स्थानीय निकायों को किस वर्ष तक पर्यावरण अनुकूल बनाने का लक्ष्य रखा गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लीजिएगा, क्योंकि भारतीय ग्रामीण व शहरी निकायों की बात हो रही है ना। किस वर्ष तक पर्यावरण अनुकूल बनाने का लक्ष्य रखा गया है? ऑप्शन है 2020, 2025, 2028, 2024। क्या हो सकता है सही उत्तर? पता है किसी को? कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। चलिए, इसका सही उत्तर जो होने वाला है वो है 2028, 2028, ठीक है जी। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है आपका सियोम ब्रिज, नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। सियोम ब्रिज का उद्घाटन किस राज्य में हुआ है? ये ब्रिज है, इंपॉर्टेंट ब्रिज है, अभी भी हाल ही में इसका उद्घाटन हुआ है। किस राज्य में है ये? असम, अरुणाचल, नागालैंड, त्रिपुरा। चलिए, इसका जो सही उत्तर है वो है अरुणाचल प्रदेश। क्या है? अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पर सियोम ब्रिज का उद्घाटन हुआ है। किसने उद्घाटन किया है? राजनाथ सिंह जी ने। और ये कौन है? कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएंगे। नेक्स्ट, सियाचिन युद्ध क्षेत्र में तैनात भारतीय सेना की पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? सियाचिन युद्ध क्षेत्र, साइट वर्ड याद रखिएगा, सियाचिन युद्ध क्षेत्र, ठीक है। यहाँ पर तैनात भारतीय सेना की पहली महिला अधिकारी कौन है? ऑप्शन है आपका शिवा चौहान, शिवांगी गुप्ता, निखत जरीन, देविका रानी। कौन है? जी हाँ, इसका सही उत्तर है शिवा चौहान। कौन है? शिवा चौहान। क्लियर है? ये सही उत्तर है। अगर मैं बात करूं देविका रानी की, तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार पाने वाली ये पहली महिला भी हैं और पहली व्यक्ति भी हैं, ठीक है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार इनको मिला था सन 1969 में, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। और बात करें निखत जरीन की, ये स्पोर्ट्स पर्सन है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे ये किस खेल से संबंधित है। नेक्स्ट, घनश्याम दास बिरला पुरस्कार 2022 किसको मिला है? अभी घनश्याम दास बिरला पुरस्कार पीछे दिए गए हैं, तो ये किसको मिला है? आपके ऑप्शन हैं राजनाथ सिंह, नीलेश मेहता, विवेक देवरॉय, जयदेव उनादकट। देखिए, दो ऑप्शन तो आप आसानी से एलिमिनेट कर सकते हैं मेरे हिसाब से। राजनाथ सिंह में पीछे बता के आया हूँ अभी, ठीक है। ये कौन है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, मैं नहीं बताऊँगा यहाँ पर, कुछ काम आप भी करिए ना। चलिए, जयदेव उनादकट, ये मैंने बता दिया, रणजी प्लेयर हैं, रणजी ट्रॉफी खेलते हैं ये, ठीक है। पीछे बता के आ चुका हूँ मैं, ये सौराष्ट्र टीम से हैट्रिक लिया इन्होंने अभी हाल ही में। चलिए, तो इसका सही उत्तर क्या है फिर? कौन बचा? एक विवेक देवरॉय और एक नीलेश मेहता। तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा नीलेश मेहता। क्या उत्तर हो जाएगा? नीलेश मेहता। घनश्याम दास बिरला पुरस्कार किसको मिला है? नीलेश मेहता को। क्लियर है? नेक्स्ट, चलिए आगे चलें। भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलोजर फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित की गई है? भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलोजर फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित की गई है? देखिए, ग्रीन हाइड्रोजन को लेकर के अभी बहुत मुद्दा चर्चा में है, तो आपको ये पता होना चाहिए, ये इम्पोर्टेंट है और आपको ये पता भी होना चाहिए। यहाँ पर आपके ऑप्शंस हैं उज्जैन मध्य प्रदेश, ओहिम कर्नाटका, न्यू दिल्ली दिल्ली, दिसपुर असम। कहाँ पर स्थापित की गई है? चलिए, इसका सही उत्तर है ओहिम कर्नाटका। इम्पोर्टेंट है, जनवरी मंथ में कर्नाटका में बहुत कुछ हुआ है और मध्य प्रदेश में बहुत कुछ हुआ है,
तो अगर याद ना रहे तो थोड़ा मतलब तुक्का लगाने का अगर मैं बोलूँ तो कर्नाटक और मध्य प्रदेश पे आप थोड़ा सा जा सकते हैं, लेकिन मैं तुक्का लगाने के बोलूँगा नहीं, इतना तो मैं करा ही दूंगा, आप कर जाएंगे, है ना। तो ग्रीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलोजर फैक्ट्री कहाँ लगाई गई है, वही कर्नाटका में, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ देख लेते हैं 17th क्वेश्चन। भारत में अमेरिका के राजदूत कौन बने हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको क्यों उठाया मैंने राजदूत वाले प्रश्न को, आप सोचेंगे भाई ये राजदूत तो बहुत सारे बने, बहुत सारे देशों के बने, इनका मुद्दा इसलिए उठाया क्योंकि ये करंट में बने, ठीक है, और बड़े विवादों के बाद बने हैं ये, ठीक है। एरिक गारसेटी इसका सही उत्तर है, इसलिए मैंने डायरेक्ट बता भी दिया है, आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। एरिक गारसेटी इसका सही उत्तर है, भारत में अमेरिका के राजदूत बने अभी हाल ही में, क्लियर है। अगर मैं बात करूं एंटोनियो गुटेरेस की, तो ये कौन है, ये है यूएन के हेड अभी, यूएन यानी यूनाइटेड नेशंस, क्लियर है। यूनाइटेड नेशंस जिसकी स्थापना कब हुई थी, 24 अक्टूबर 1945, इंपॉर्टेंट है। हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यूयॉर्क, क्लियर है। थोड़ी थोड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, उसको हम करते चलेंगे, ठीक है, छोड़ेंगे नहीं। अलेक्जेंडर शेल्लेनबर्ग मैं पीछे बता के आया हूँ, कौन से देश के ये विदेश मंत्री हैं, ऑस्ट्रिया के। ऑस्ट्रेलिया मत करना, मैं पहले बता चुका हूँ, ऑस्ट्रिया करना, ऑस्ट्रिया, ठीक है। किंग गैंग कहाँ के हैं, चाइना के। कौन, विदेश मंत्री। आप सोचेंगे विदेश मंत्री क्यों करे जा रहे हैं अगले, है ना। विदेश मंत्री इसलिए करे जा रहे हैं क्योंकि अभी इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफ़ी मीटिंग्स हुई है हमारे इंडिया और इन विदेश मंत्रियों के बीच में, तो क्वेश्चंस यहाँ से पुट अप हो सकता है, इसलिए मैंने इनको यहाँ शामिल किया है। जो मेरा प्रीवियस ईयर का अगर मैं बोलूँ, मेरा खुद का एग्ज़ाम का एक्सपीरियंस रहा है, ठीक है, तो उसको ध्यान में रखते हुए क्वेश्चंस उठाए गए हैं, तो बड़े ही हेल्पफुल होने वाले हैं ये आपके 100% कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चंस डायरेक्ट देखने को मिलेंगे आपको, है ना। चलिए आगे चलेंगे। कार्बन अवेयर ऐप किसने लॉन्च किया है, कार्बन अवेयर ऐप किसने लॉन्च किया है, ये आपका प्रश्न है यहाँ पर। ऑप्शन है यूएनईपी, DRDO, नासा एंड इसरो। क्या हो सकता है आंसर, जी हाँ, वन एंड ओनली इसरो। इसरो की फुल फॉर्म इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना अगस्त में हुई थी, जहाँ तक मैं ठीक हूँ, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, और 1969 तो करेक्ट ही है, याद ही है, ठीक है। तो क्लियर है। और बात करें नासा की, ठीक है, ये अमेरिका की स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो है संस्था है, और इसकी स्थापना जहाँ तक मुझे याद आ रहा है 1950s के अराउंड हुई थी। एक बार चेक करके बताइएगा, मेरे माइंड से थोड़ा स्किप हो रहा है, गलत डाटा नहीं दूंगा मैं आपको, आप लोग कमेंट बॉक्स में करिएगा इसको, ठीक है। चलिए आगे चलेंगे। DRDO की बात करूँ, DRDO का हेडक्वार्टर जो है दिल्ली में है, और इसकी जो फुल फॉर्म है वो है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पोलो, इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा इसको, ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम्स में। पोलो की जन्मस्थली कहाँ है, अभी पिछले दिनों ये काफ़ी चर्चा में रहा है खेल, ठीक है, और इसका एरिया भी। तो ऑप्शन से आपके मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, क्या हो सकता है, जी हाँ, मणिपुर उत्तर सही है इसका। क्या है, मणिपुर। पोलो की जन्मस्थली क्या है, मणिपुर, अभी क्लियर है। चलो नेक्स्ट, विदेश में युद्धाभ्यास करने वाली पहली महिला लड़ाकू विमान पायलट कौन है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा इसको। विदेश में युद्धाभ्यास करने वाली पहली महिला लड़ाकू विमान पायलट पूछा यहाँ पर। ऑप्शन से आपके अवनी चतुर्वेदी, चंद्रिका प्रसाद, विजयलक्ष्मी, निखत जरीन, क्या उत्तर हो सकता है, जी हाँ, अवनी चतुर्वेदी इज द राइट आंसर, अवनी चतुर्वेदी, क्लियर है। नेक्स्ट, इस वर्ष खेलो इंडिया यूथ गेम किस राज्य में आयोजित किए गए हैं। देखिए इंडिया जो है वो स्पोर्ट्स पर काफ़ी ध्यान दे रहा है इस समय, ठीक है, तो स्पोर्ट्स से रिलेटेड आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। और खेलो इंडिया यूथ गेम के अंडर में इतने स्पोर्ट्स आ गए हैं, तो वहाँ से कोई ना कोई प्रश्न आपको देखने को ज़रूर मिल जाएगा। तो इसके बारे में आपको तो एक क्या दो क्या, मैं तो बोलूँगा जितने फैक्ट्स हो सकें उतने पता करिए इसको, ठीक है, और मेरे पास जितना है मैं उतना बताने का प्रयास करूँगा। फिलहाल आप ये बताइए
इस वर्ष के खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो है किस राज्य में आयोजित किया गया? ऑप्शन है हरियाणा, मध्य प्रदेश, पंजाब, असम। कमेंट बॉक्स में भी आप क्वेश्चन नंबर लिख करके आप अपना आंसर बता सकते हैं और अपने सुझाव दे सकते हैं। आपके सुझाव जो हैं सदैव आमंत्रित हैं, जैसा कि आपको पता ही है। चलिए, इसका जो उत्तर है वो है आपका मध्य प्रदेश। क्या है? मध्य प्रदेश। ठीक है। चलिए, अब मैं आपको इसके बारे में कुछ डिटेल बता दूं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो लेटेस्ट हैं उसके बारे में बता रहा हूँ। अगर आपका इसका एंथम पूछ लिया जाए तो इसका एंथम है हिंदुस्तान का दिल धड़का दो। क्या है? हिंदुस्तान का दिल धड़का दो। ठीक। इसका शुभंकर था मोगली। क्या था? मोगली। मोगली आशा। मोगली आशा इसके शुभंकर थे। ठीक है। या चीता आशा करके आ जाएगा तो वो भी करेक्ट है इंग्लिश में। हिंदी में मोगली आशा, इंग्लिश में चीता आशा। क्लियर है? चलिए, और मेडल टैली की अगर मैं बात करूं तो आपको पता है कौन टॉप पर रहा है इस बार? जी हाँ, गेम तो मध्य प्रदेश में हुए हैं, याद रखिएगा। गेम तो मध्य प्रदेश में हुए हैं, लेकिन टॉप पर कौन रहा है? टॉप पर रहा है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ने टॉप किया है। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा आने वाले फ्यूचर में, फ्यूचर एग्जाम्स में देखने को मिलेगा आपको। ठीक है। और दूसरे नंबर की बात करूँ तो दूसरे नंबर पे रहा है आपका, ये तो पहले नंबर पे हो गया। दूसरे नंबर पे कौन है? देखिए, 3 नंबर तक आपको याद होना चाहिए। दूसरे नंबर पे आपका हरियाणा, और जहाँ पर हुए हैं वो है तीसरे नंबर पर, यानी कि मध्य प्रदेश। क्लियर है? चलिए, इतना डाटा काफ़ी है आपके लिए। इससे बार मेरे को नहीं लगता खेलो इंडिया यूथ गेम्स से आएगा कुछ। चलिए नेक्स्ट। किसे हार्वर्ड लॉ स्कूल सेंटर द्वारा अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप दिया जाएगा? अभी दिया नहीं गया, मतलब घोषणा हो चुकी है। इंपॉर्टेंट अवार्ड है, इंपॉर्टेंट पर्सन को मिल रहा है, इसलिए क्वेश्चन उठाया गया है। ऑप्शन से आपके एस जयशंकर, एन वी रमन्ना, डी वाई चंद्रचूड़, वी के सक्सेना। क्या उत्तर हो सकता है? जी हाँ, डी वाई चंद्रचूड़। क्या आंसर है इसका? डी वाई चंद्रचूड़। कौन है ये? हमारे वर्तमान सीजेआई हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है। ये जहाँ तक अगर मैं ठीक हूँ तो 50वें नंबर के हैं ये। कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्या मैं सही हूँ। 50वें नंबर के हैं शायद, जहाँ तक मेरी नॉलेज है। ठीक है। बाकी आपके इस सुझाव सदैव आमंत्रित हैं। एस जयशंकर की बात करें, कौन है एस जयशंकर? पीछे बता चुका हूँ मैं, विदेश मंत्री हमारे। एन वी रमन्ना कौन है? ये पूर्व मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं भारत के। वी के सक्सेना कौन है? ये दिल्ली के उपराज्यपाल है, दिल्ली के उपराज्यपाल। ठीक है, लेफ्टिनेंट गवर्नर। क्लियर? नेक्स्ट। ब्रिटिश जूनियर स्क्वैश टूर्नामेंट किसने जीता है? देखिए, स्क्वैश की बात हो रही है यहाँ, ब्रिटिश जूनियर स्क्वैश टूर्नामेंट की बात हो रही है। ऑप्शन है आपके अनाज सिंह, साइना नेहवाल, मैरी कॉम, पीवी सिंधु। देखिए, जिसको स्पोर्ट्स की थोड़ी बहुत भी नॉलेज होगी ना, वो इसका आंसर बड़े आसानी से लगा लेगा। ठीक है, क्यों लगा लेगा मैं बताता हूँ। पीवी सिंधु, उसको पता होगा कि ये बैडमिंटन से हैं, तो स्क्वैश से तो हो नहीं सकती। मैरी कॉम किससे हैं? बॉक्सिंग, है ना? देख लीजिएगा, बॉक्सिंग कुश्ती, बॉक्सिंग ही आई थिंक, रेसलिंग तो नहीं है शायद। रेसलिंग और बॉक्सिंग में थोड़ा कन्फ्यूजन है, देख लीजिएगा आप। लेकिन इतना मुझे पता है, ये क्या नाम है, स्क्वैश से तो नहीं है ना? चलिए नेक्स्ट। साइना नेहवाल, ये भी नहीं है, ये भी आपकी बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, है ना, अगर मैं सही हूँ तो। बाकी आप बताइएगा एक बार। और अनाज सिंह, एक ही ऑप्शन बचता है, अनाज सिंह, ये हैं स्क्वैश से। इनका नाम क्यों लिया गया है यहाँ पर? अंडर 15 जीता इन्होंने। ठीक है, मात्र अभी 15 साल की हैं लगभग ये, और इन्होंने स्क्वैश टूर्नामेंट 2023 जीत लिया है, ब्रिटिश जूनियर स्क्वैश टूर्नामेंट। ठीक है, तो बहुत बड़ी बात है हमारे लिए, ये गर्व की बात है। तो इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप इनका नाम याद रखिएगा। अनाज सिंह स्क्वैश से रिलेटेड है, डायरेक्टली क्वेश्चन भी आ सकता है। अनाज सिंह किस स्पोर्ट से संबंधित है? तो आपको पता होना चाहिए, स्क्वैश से संबंधित है। नेक्स्ट। एरो इंडिया शो 2023 कहाँ पर आयोजित किया गया है? जैसे कि मैं पीछे बता के आया हूँ, काफ़ी चीज़ें इस बार कर्नाटका और मध्य प्रदेश में हुई है, कर्नाटका और मध्य प्रदेश में। तो एरो इंडिया शो भी 2023 का ये बेंगलोर कर्नाटका में हुआ है। सीधा मैं आंसर बता दे रहा हूँ आपको। ठीक है, फिल्म बनाने में आसानी होगी आपको, तो याद रहेगा। क्लियर है? चलिए, करनाल भी अभी बहुत फेमस था पीछे। करनाल की बात करूँ तो डेयरी अनुसंधान केंद्र यहाँ पर है। ठीक है, डेयरी अनुसंधान केंद्र राष्ट्रीय स्तर का यहाँ पर है, या पता होना चाहिए आपको यहाँ पर। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? पता ही होगा आप लोगों को, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाते हैं? 9 जनवरी को, है ना? इसकी थीम क्या है पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। पहला ऑप्शन क्या रहा है? एक सेकेंड, मैं सबको एक साथ लाने का प्रयास करता हूँ। ओके,
चलिए, पहला ऑप्शन है बिल्डिंग बैक टुगेदर फॉर पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। दूसरा कह रहा है बिल्ड द वर्ल्ड वी वांट अ हेल्दी फ्यूचर फॉर ऑल। तीसरा कह रहा है डायस्पोरा रिलायबल पार्टनर्स फॉर इंडियाज प्रोग्रेस इन अमृतकाल। चौथा कह रहा है एडवांस इनोवेशन फॉर ग्लोबल एविएशन डेवलपमेंट। क्या है थीम प्रवासी भारतीय दिवस की, जो कि 9 जनवरी को मनाया जाता है? ये आंसर है डायस्पोरा। ठीक है, डायस्पोरा रिलायबल पार्टनर्स फॉर इंडियाज प्रोग्रेस इन अमृतकाल, याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रवासी भारतीय दिवस पर अभी पीछे काफ़ी चर्चा में रहा है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए, ये वाला करेक्ट आंसर है। ठीक है, और आगे चर्चा करें तो चलिए आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 कहाँ पर आयोजित किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा इसको, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनता है। ठीक है, हॉकी आपको पता है हमारा राष्ट्रीय खेल है, तो यहाँ पे प्रश्न तो बनना ही बनना है। ठीक है, चलिए, तो ये कहाँ पर आयोजित हुआ है? ऑप्शन है आपके उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। चलिए, इसका सही उत्तर होगा आपका उड़ीसा। क्या होगा? उड़ीसा। देखिए, अगर हॉकी वर्ल्ड कप की बात है ना, तो मेनली सारे उड़ीसा में ही होते हैं। ठीक है, हॉकी से संबंधित जितने टूर्नामेंट होते हैं मेनली सारे उड़ीसा में होते हैं, क्योंकि हॉकी के अगर स्टेडियम की बात करूँ तो उड़ीसा में बहुत फेमस है, तो वहीं होते हैं। अगर आपको नहीं भी आ रहा है तो आप उड़ीसा लगा दीजिए। ठीक है, तो थोड़ा रिस्क खेल सकते हैं, बस आइडिया है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ हमेशा आप तुक्का लगाइए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, जस्ट 1 सेकेंड। ओके, चलिए, G20 की थीम क्या है? G20 आपका मिला हुआ है बहुत अभी। ठीक है, ये 19 देशों और एक यूरोपियन यूनियन, इनका संगठन है। 20 अगर मैं बात करूँ तो शक्तिशाली आर्थिक रूप से समृद्ध जो देश होते हैं उसका संगठन है ये। ठीक है, G20। तो उसकी थीम क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चर्चा में अभी चल भी रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, इंडिया पहली बार G20 थीम की मेज़बानी कर रहा है इस साल। ठीक है, पहली बार ये G20 की मेज़बानी कर रहा है। ठीक है, उसकी जो मेन मीटिंग है, जो मेन सम्मेलन बोल लो, वो दिल्ली में होना है। तो हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। ठीक है, इस वर्ष 2023 में होना है, अराउंड ये सितंबर अक्टूबर में होगा शायद। अभी तो इसकी काफ़ी बैठकें चल रही हैं इधर उधर, आपको सुनने में आ रहा होगा, लेकिन जो मेन मीटिंग है वो बाद में होनी है। क्लियर है? चलिए, तो इसकी थीम आप लोगों को पता होनी चाहिए। इसकी थीम क्या है? पहला ऑप्शन है डिग्निटी फ्रीडम एंड जस्टिस फॉर ऑल। दूसरा है हेल्पिंग मैन एंड बॉयज़। तीसरा फ्यूचर नॉर्मल। चौथा है वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। जी हाँ, ऑफ कोर्स, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं, EFF, अर्थ फैमिली फ्यूचर। 1 लगा दीजिएगा, हो जाएगा आपका काम। ठीक है, आगे चले नेक्स्ट। इंडिया एनर्जी वीक 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? देखिए, अभी एनर्जी, ठीक है, एनर्जी यानी ऊर्जा पर काफ़ी कार्य चल रहा है, ऊर्जा संबंधित काफ़ी सम्मेलन भी हो रहे हैं इधर उधर। ठीक है, जो नवीकरणीय ऊर्जा है उस पर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है बजाय कि परंपरागत पर। ठीक है, तो इसलिए ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। 1 सेकेंड, आपका यहाँ पर पहला ऑप्शन है इंदौर मध्य प्रदेश, न्यू दिल्ली दिल्ली, बेंगलोर कर्नाटका, मुंबई महाराष्ट्र। क्या उत्तर है इसका? जी हाँ, इसका उत्तर है बेंगलोर कर्नाटका। जैसे कि मैं पहले ही बताया आया हूँ, जनवरी में जितने भी ज़्यादा सम्मेलन बैठकें वगैरह हुई हैं वो ज़्यादातर कर्नाटका और मध्य प्रदेश, या जो भी चीज़ें मिली हुई है वो कर्नाटका और मध्य प्रदेश में आपको देखने को मिलेंगी यहाँ पर। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या है? बेंगलोर कर्नाटका, इंडिया एनर्जी वीक। ठीक है जी, चलिए, ये 6 से 8 फरवरी के बीच में चला था, ये हुआ था ये सम्मेलन। ठीक है, और इसी के अंतर्गत अगर मैं बात करूँ इसकी थीम की, तो इसकी थीम क्या है इंडिया एनर्जी वीक की? इसकी थीम है ग्रोथ, याद कर लीजिएगा, ग्रोथ डॉट कोलाबोरेशन डॉट, ठीक है, डॉट लगा दीजिएगा एक और, उसके बाद ट्रांजिशन। ठीक है, GCT करके याद कर लीजिएगा आप। ठीक है, चलिए, इसी के अंतर्गत अगर मैं बात करूँ, सौर ऊर्जा चूल्हे का निर्माण इसके अंतर्गत सम्मिलित है। प्लास्टिक की बोतल से कपड़े बनाने की योजना इसके अंतर्गत सम्मिलित है। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे। गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2023, जस्ट 1 सेकेंड। ओके, गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2023 बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग फॉर मोशन पिक्चर किसको दिया गया है? बेस्ट सॉन्ग, ऑप्शन है जस्ट लाइक दैट, नाटू नाटू,
आधे से ज़्यादा ऑडियंस के दिल में इतनी खुशी हो रही होगी अभी जैसे ही मैंने दूसरा ऑप्शन बोला यहाँ पर, मैं बता नहीं सकता। तीसरा ऑप्शन है आपका एज इट वाज हैरी स्टाइल्स। चौथा ऑप्शन है डिग्निटी फ्रीडम। जी हाँ, जिस ऑप्शन को देख करके आपको इतनी ज़्यादा खुशी हो रही थी, इसका उत्तर भी बिल्कुल वही है। ठीक है, नाटू नाटू सॉन्ग को, जो कि आरआर फिल्म का, आरआरआर फिल्म का एक बेस्ट सॉन्ग है, इसको ऑस्कर में भी अवार्ड मिल चुका है, तो बहुत ही फेमस रहा हमारे लिए। ठीक है, म्यूज़िक इंडस्ट्री या फिल्म इंडस्ट्री को लेकर के मैं बोलूँ तो 2023 बहुत बेस्ट रहा है स्टार्टिंग से ही, आगे तो पता नहीं और कितने अवार्ड इसमें आएंगे। ठीक है, तो इसका उत्तर है नाटू नाटू आपका। क्लियर है? चलिए, और मैं बात करूँ यहाँ पर, अगर ये जस्ट लाइक दैट आपको दिखेगा, जी जस्ट लाइक दैट, अगर मैं इसकी बात करूँ तो जो ग्रैमी अवार्ड दिए गए हैं ना, ग्रैमी अवार्ड 2023 के, उसमें इसको बेस्ट सॉन्ग का अवार्ड मिला है, याद रखिएगा। ग्रैमी अवार्ड में अगर पूछे तो जस्ट लाइक दैट को मिला है। क्लियर है? चलिए आगे चलेंगे। ऑपरेशन कनक, क्या नाम है? कनक। आपको कनक से एक दोहा याद आ गया होगा, कनक कनक ते सौगुनी मादकता दिखाए वाला, है ना? लेकिन ये वो कनक नहीं है। कनक ऑपरेशन है, ये किससे संबंधित है यहाँ पर? देखिए, पहला ऑप्शन है बाल शोषण से संबंधित भ्रष्टाचार के लिए, एफसीआई में फैले भ्रष्टाचार के लिए, मीडिया में विद्यमान भ्रष्टाचार के लिए, वित्त आयोग में फैले भ्रष्टाचार के लिए। क्या उत्तर हो सकता है? जी हाँ, इसका उत्तर है एफसीआई में फैले भ्रष्टाचार के लिए। आप बोलेंगे एफसीआई क्या है? एफसीआई है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इसमें भ्रष्टाचार के लिए ये चलाया गया था अभियान। ठीक है, क्या नाम है? कनक। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, अगला है आपका नेशनल यूथ फेस्टिवल 2023 कहाँ पर आयोजित किया गया है? नेशनल यूथ फेस्टिवल, जैसा कि पीछे ही बता चुका हूँ, सेम वही, कर्नाटका। कर्नाटका को आपको ने छोड़ना नहीं है, कर्नाटका और मध्य प्रदेश को। ठीक है, तो नेशनल यूथ फेस्टिवल कहाँ पे मनाया गया है? कर्नाटका, हुबली कर्नाटका। कई बार हो सकता है क्षेत्र का नाम दे दे, तो इसलिए मैं क्षेत्र का नाम भी लेके आया हूँ। इसकी थीम क्या है? विकसित युवा, विकसित युवा, विकसित भारत। क्लियर है? विकसित युवा विकसित भारत किसकी थीम है? नेशनल यूथ फेस्टिवल की। क्लियर है? नेक्स्ट, 1 सेकेंड। चलिए, अगला क्वेश्चन है आपका जोशीमठ। जोशीमठ बड़ा फेमस रहा, अभी पीछे बहुत चर्चा रही इसकी। जोशीमठ पनबिजली परियोजना का संबंध किस राज्य से? शायद आधे लोग जानते होंगे। जी हाँ, उत्तराखंड से संबंध है इसका। जोशीमठ की अभी जो धरती है पीछे धंसने लग गई थी, आपने न्यूज़ में सुना होगा इसके बारे में। ठीक है, तो उसी पर आधारित एक जोशीमठ नाम की एक पनबिजली परियोजना है जो कि उत्तराखंड में है। तो कहा यह जा रहा था कि जो ये पनबिजली परियोजना है ना, इसी की वजह से ये जो धरती है ना, ये धंस रही है वहाँ की। ठीक है, लेकिन बाद में पता चला ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है, बाकी आगे की जो इससे संबंधित जो भी न्यूज़ है, खबर है, आप गूगल कर लीजिए तो वहाँ पे और अच्छे से वहाँ पर आपको जानकारी मिल जाएगी। लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो मुझे इंपॉर्टेंट लगा वो मैं यहाँ पर लेके आया हूँ आपके लिए। हाँ, चलिए आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5G के उपयोग के मामले में भारत का पहला जिला कौन सा बना है? इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन है नई दिल्ली दिल्ली, मुंबई महाराष्ट्र, उज्जैन मध्य प्रदेश, विदिशा मध्य प्रदेश। मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, 5G आ चुका है, आधे से ज़्यादा लोग अभी 5G से ही इस वीडियो को रन कर रहे होंगे। क्या उत्तर हो सकता है इसका? 5G वाले पहले बताएंगे। क्यों भाई, नहीं पता? पता होना चाहिए। चलिए, इसका उत्तर है विदिशा मध्य प्रदेश। क्या है? विदिशा मध्य प्रदेश। तो 5G उपयोग के मामले में भारत का पहला जिला बना है। ठीक है, भारत का पहला जिला है। नेक्स्ट, MV गंगा विलास क्रूज योजना वाराणसी से कहाँ तक आरंभ की गई है? देखिए, ये बोला जा रहा है कि यह विश्व की सबसे बड़ी, ठीक है, क्रूज योजना है जिसका डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा है। ठीक है, नाम दिया गया है इसका MV गंगा विलास क्रूज। इसका उद्घाटन किया था हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने। ये वाराणसी से प्रारंभ की गई थी। ठीक है, तो आपको बताना है ये कहाँ तक गई थी। वाराणसी से तो प्रारंभ हुई थी, गई कहाँ तक थी, कहाँ तक जाएगी ये? डिब्रूगढ़, उज्जैन, कुशीनगर, बेंगलुरु। काफ़ी लोगों को पता होगा, काफ़ी चर्चा में रहा था ये मुद्दा। चलिए, बिल्कुल ठीक, डिब्रूगढ़। डिब्रूगढ़ कहाँ पर है? जी हाँ, असम में। कहाँ पर है? असम में।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट। E20 फ्लैक्स फ्यूल क्या है? E20 फ्लैक्स फ्यूल क्या है? पहला, एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल, मीथेन मिश्रित पेट्रोल, कैरोसिन मिश्रित पेट्रोल, हाइड्रोजन मिश्रित पेट्रोल। क्या है? जी हाँ, इसका उत्तर है आपका इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल। फर्स्ट, क्या कहता है ये E20 फ्लैक्स फ्यूल? इसमें 20% ना, कितना परसेंट? 20% आपका एथेनॉल मिला जाएगा। क्या मिला जाएगा? इथेनॉल, इथेनॉल, ठीक है, किसमें? पेट्रोल में। और 2025 तक ये लक्ष्य रखा गया है कि 2025 तक देश के सभी पेट्रोल पंप पर ये उपलब्ध होगा, E20 फ्लैक्स फ्यूल। क्लियर है? नेक्स्ट, ऐसा क्यों किया जा रहा है? पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए। एक जवाब। नेक्स्ट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। और अगला भी इंपॉर्टेंट ही है, ये हमारे स्पेशली एजुकेशन सेक्टर से जुड़ा हुआ प्रश्न है, आप देख सकते हैं। हाल ही में सर या मैडम के स्थान पर टीचर कहने की पहल किस राज्य ने शुरू की है? कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला। क्या है उत्तर? जी हाँ, इसका उत्तर है केरल। क्या है? केरल। यहाँ पे कर्नाटक मत लगाना भाई, केरल, केरल लगाना प्यार से, ठीक है, ठीक रहेगा बिल्कुल उत्तर। नेक्स्ट, हाल ही में चर्चा में रहा स्टार्टअप इंडिया। क्या? स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत कब हुई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा इसको आप। स्टार्टअप इंडिया 2018, 2017, 2015, 2016। क्या हो सकता है उत्तर? जी हाँ, इसका उत्तर है 2016। क्या है? 2016, 2016। और इससे एक बात और बता दूँ, 16 जनवरी 2016 को PM नरेंद्र मोदी जी द्वारा स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत की गई। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। क्यों मैं इतना फोकस कर रहा हूँ इसके डेट पर? आप लोग सोच रहे होंगे डेट क्यों बता रहे हैं भाई। डेट इसलिए बता रहे हैं क्योंकि 16 जनवरी को ही स्टार्टअप डे मनाया जाता है। स्टार्टअप डे मनाने की शुरुआत हुई है। क्या? स्टार्टअप डे। तो 16/16 याद कर लीजिएगा, आपको दोनों याद रहेंगे। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट। यहाँ पर कुछ फैक्ट और अगर मैं बताऊँ तो इस वर्ष 10 से 16 जनवरी, 10 से 16 जनवरी तक स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक जो है चलाया गया, रन किया गया, ठीक है। और सेलिब्रेट किया गया। हमारे 7 साल हो गए इनोवेशन के। 2016 में स्टार्ट हुआ था, 2023 आ गया, 7 साल हो चुके हैं, ठीक है। इनोवेशन की बात की जाए तो इनोवेशन में अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मैं बात करूं तो चाइना टॉप पर है। और इंडिया का कौन सा नंबर है? इंडिया थर्ड पर है। कौन से पे है? थर्ड पर, ठीक है। चलिए, और एक किसके अंडर में आता है ये भी कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है। कौन से डिपार्टमेंट के अंदर आता है? ये आता है DPIIT। आप बोलेंगे DPIIT क्या है? DPIIT है डिपार्टमेंट, D फॉर डिपार्टमेंट, P फॉर प्रमोशन, I फॉर इंडस्ट्री एंड I फॉर इंटरनल ट्रेड। डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। क्लियर है? इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, मिस यूनिवर्स 2022 की विजेता कौन बनी है? मिस यूनिवर्स 2022 इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यह भी हाल ही में जारी हुआ है ये आंकड़ा। पहला ऑप्शन है अमेंडा जूटामेल, एंड्रीना मार्टिनेज, आर बॉनी गैब्रियल, दिविता रॉय। क्या उत्तर है इसका? जी हाँ, इसका उत्तर है आर बॉनी गैब्रियल। ये कहाँ की है? ये है USA की। USA यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, अमेरिका से बिलोंग करती हैं ये मिस यूनिवर्स बनी है 2022 की। और अमेंडा जूटामेल की बात करूँ अगर मैं, ये रही हैं दूसरे नंबर पर। और अगर मैं एंड्रिया मार्टिनेज की बात करूँ, ये रही हैं तीसरे नंबर पर, ठीक है। दिविता राय की बात करूँ तो एकमात्र भारतीय रही हैं ये इंडिया की थी, और ये रही हैं 10वें नंबर पर। क्लियर है? नेक्स्ट, क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा की फिल्म पुरस्कार किसको मिला है? क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड दिए जाते हैं एक, उसमें सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म पुरस्कार किसको मिला है? शोर यहाँ पर इतना हो रहा है सामने से, क्या बताऊँ मैं। जी हाँ, बिल्कुल RRR, बिल्कुल सही है, RRR। कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलिए आगे चलेंगे।
आरआरआर की और मैं बात करूं अगर मैं, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एवरीथिंग एवरीवेयर एट ऑल एट वंस, है ना, ये दिख रहा है आपको। ये इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसको इसी क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड में बेस्ट पिक्चर का अवार्ड मिला है। क्या मिला है? बेस्ट पिक्चर। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। जो इंपॉर्टेंट लगेगा वही मैं बताऊंगा, ठीक है। जैसा कि हमारा चैनल का मोटो भी है, डू हार्ड वर्क विद स्मार्ट वर्क। क्लियर? स्मार्ट वर्क के साथ हमें हार्ड वर्क करना है, ओनली हार्ड वर्क नहीं करना है। क्लियर है? चलिए, बाकी देखिए क्वेश्चन बनाने वाला कहाँ से बनाते कुछ नहीं पता, लेकिन हम अपना बेस्ट देने का प्रयास करेंगे यहाँ पर, है ना। चलिए नेक्स्ट, इस गणतंत्र दिवस पर किस देश के राष्ट्रपति अतिथि के रूप में आए थे? यहाँ से तो क्वेश्चन बनना ही है, ठीक है। ये ऐसा प्रश्न है, ये तो हर वर्ष आ ही जाता है, किसी ना किसी एग्जाम में देखने को मिल ही जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शंस हैं फ्रांस, इटली, मिस्र, अमेरिका। कहाँ के आए थे? जी हाँ, मिस्र के आए थे। कहाँ के आए थे? मिस्र के। उनका नाम क्या है? अब्देल फतेह अल सीसी। क्या नाम है? अब्देल फतेह अल सीसी। स्पेलिंग पे मत जाइएगा, भावों पे जाइएगा, स्पेलिंग गलत हो सकती है। अब्देल फतेह अल सीसी नाम आप सर्च कर लीजिएगा, गूगल से मिल जाएगा। मिस्र के हैं ये, ठीक है। ये मुख्य अतिथि रहे हैं। और मैं अगर गणतंत्र दिवस की कुछ विशेषताओं से आपको अवगत कराऊँ इस बार के, तो हमारे जो नौसेना दल का नेतृत्व था वो दिशा अमृत ने किया था। किसने किया था? दिशा अमृत ने, नौसेना का। क्लियर? और अगर टॉप की बात करूं तो उत्तराखंड राज्य की जो झांकी है, उत्तराखंड राज्य की जो झांकी है वो टॉप पर रही है। क्लियर है? मानस खंड पर आधारित थी इनकी झांकी। किस पर? मानस खंड। मानस खंड यानी इसमें विभिन्न मंदिरों के समूह थे। क्या थे? विभिन्न मंदिरों के समूह थे। क्लियर? चलिए आगे चलेंगे बाकी। हाल ही में राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार कितने बालकों को दिया गया है? राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार कितने बालकों को दिया गया? ऑप्शंस 48, 56, 57, 55। ऑप्शंस बहुत पास हैं, लेकिन आपको मैं गारंटी दिलाता हूँ, एश्योरिटी दिलाता हूँ कि ये यहाँ से करने के बाद आप ये गलत नहीं करेंगे प्रश्न। इसका सही उत्तर है 56, 56। क्या है? 56 बोलते हैं ना, 56 का सीना, है ना। कई बार जिसको बताना होता है भैया देखो कितना शौर्य है ना, कितना बल है उसके अंदर, तो 56, 56 से याद करिएगा आप, ठीक है। नेक्स्ट, इस गणतंत्र दिवस पर सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार किस राज्य की झांकी को मिला? देखिए अभी मैं पीछे बता के आया हूँ, यहाँ प्रश्न आ गया, उत्तराखंड सही आंसर है। क्या है? उत्तराखंड सही उत्तर है, पीछे बता के आया हूँ अभी। तो इनका क्या था? मानस खंड, है ना। अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया है दूसरे नंबर पर कौन सी झांकी रही है किस राज्य की, तो महाराष्ट्र की रही है। किसकी रही है? महाराष्ट्र की। और तीसरे नंबर पर रही है हमारे उत्तर प्रदेश की। किसकी रही है? उत्तर प्रदेश की। क्लियर है? उत्तर प्रदेश की थीम थी अयोध्या का दीपोत्सव, और महाराष्ट्र की बात करूँ, महाराष्ट्र की थीम थी 3.5 शक्तिपीठ और नारी शक्ति। ठीक है, स्टार्टिंग के दिन तो आपको पता होने चाहिए। चलिए 2-3 फैक्ट और हैं इसके, मैं बता देता हूँ, इंपॉर्टेंट है। अगर मैं कुल बात करूँ तो कुल 17, कितने? कुल 17 स्टेट्स प्लस यूटीज़ की जो झांकी है वो इसमें शामिल हुई थी। क्लियर है? इसके साथ ही 17 के साथ ही 6 मंत्रालयों की अर्थात मिनिस्ट्री की भी झांकी इसमें शामिल हुई थी। तो टोटल बोल सकते हैं आप 23। 17 और 6 कितने हो गए? 23 झांकियाँ प्रदर्शित की गई थी इसमें। ठीक है, स्टेट और यूटीज़ की श्रेणी में मैंने बता दिया उत्तराखंड टॉप पर है, लेकिन अगर मंत्रालय की श्रेणी में प्रश्न आ जाए कि मंत्रालय की श्रेणी में कौन सा मंत्रालय की झांकी जो है टॉप पर रही है, तो आपका उत्तर होगा जनजातीय कार्य मंत्रालय। कौन सा? जनजातीय कार्य मंत्रालय। क्लियर है? इसकी झांकी टॉप पर रही है। क्लियर है? तो इनकी थीम क्या थी? एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय। एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय। क्लियर है? चलिए, जितना हो सका था, ठीक है, उतना मैंने बता दिया यहाँ से आपको। इससे बाहर गणतंत्र दिवस से तो मुझे नहीं लगता कोई प्रश्न बनेगा, है ना। चलिए नेक्स्ट, अंडमान के कितने द्वीपों के नाम परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर रखे गए हैं? 24, 23, 21, 22। कितने विजेताओं के नाम रखे गए हैं भाई? परमवीर चक्र विजेताओं के नाम। अंडमान से अंडमान निकोबार की बात हो रही है, अंडमान की बात हो रही है। तो क्या उत्तर हो सकता है बताइए आप लोग? जी हाँ, इसका सही उत्तर है आपका 21। क्या है? 21, 21। ठीक है,
और सबसे बड़े द्वीप का नाम है सोमनाथ शर्मा। अगर मैं सबसे बड़े की बात करूं, सबसे बड़ा एरो से बता दे रहा हूं, सबसे बड़े द्वीप का प्रश्न आ जाए तो सोमनाथ शर्मा। ठीक है, सोमनाथ शर्मा। चलिए, अच्छा, इससे पहले भी अंडमान में कुछ इंपॉर्टेंट आइलैंड के नाम जो है चेंज करे गए थे। अगर मैं बात करूं, जो आइलैंड है रोस आइलैंड, रोस आइलैंड करके था पहले एक, उसका नाम पहले ही ऑलरेडी परिवर्तित किया जा चुका है। इसका नाम रखा गया सुभाष चंद्र बोस आइलैंड। क्या रखा गया है? सुभाष चंद्र बोस आइलैंड। आपको पता होना चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन बना भी है एक बार। रोस आइलैंड का नाम क्या रखा गया है? सुभाष चंद्र बोस आइलैंड। क्लियर है, इंपॉर्टेंट है। और एक और इम्पोर्टेंट है हैवलॉक, स्पेलिंग गलत हो सकती है, हैवलॉक आइलैंड, लेकिन फैक्ट क्लियर रहेगा आपका। स्वराज आइलैंड, ठीक है, इसका नाम क्या रखा गया है? स्वराज, स्वराज द्वीप, स्वराज द्वीप। क्लियर है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे। ठीक है, आगे चलेंगे। भारत के चुनाव आयोग के अध्यक्ष कौन है अभी वर्तमान में? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कई बार प्रश्न आया है, इसलिए इस क्वेश्चन को डाला गया है। ठीक है, और चर्चा में भी थे। तो ऑप्शन है आपके सोमनाथ शर्मा, राजीव कुमार, करण कुमार, अमर सिंह। क्या है उत्तर? जी हाँ, और मैं अभी ये भी बताऊंगा ये चर्चा में क्यों थे। इसका सही उत्तर है राजीव कुमार। क्या है? राजीव कुमार। मैं पीछे भी शायद बता के आया हूँ, ये चुनाव आयोग के हेड हैं आपके। क्लियर है। और इस चर्चा में क्यों थे? अभी जो 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था ना, उसकी मेज़बानी हुई थी। ठीक है, तो इसमें 17 देशों के जो प्रतिनिधि थे वो शामिल थे। क्लियर है, इसलिए जो हेड हैं वो भी न्यूज़ में थे। चलिए आगे चलेंगे। INS वागीर क्या है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, सारे इंपॉर्टेंट है, मैं किस को इंपॉर्टेंट मार्क कर रहा हूँ, ये सिलेक्टिव क्वेश्चन ही आए हैं आपके, है ना। चलिए, INS वागीर क्या है? पनडुब्बी, मिसाइल, रॉकेट, जहाज। कमेंट बॉक्स में ऑलवेज आपके जो सभी सुझाव हैं वो आमंत्रित हैं। आप प्रश्नों के उत्तर वहाँ भी दे सकते हैं, क्वेश्चन नंबर डाल करके। किसमें डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो वहाँ भी आप बता सकते हैं। चलिए, इसका उत्तर है पनडुब्बी है। ये क्या है? पनडुब्बी। INS वागीर क्या है? पनडुब्बी। इसको डेवलप किया है आपके मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने। मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने इसको डेवलप किया है। ठीक है, ये कलवारी श्रेणी की 5वीं पनडुब्बी है। कलवारी श्रेणी की 5वीं पनडुब्बी है ये। क्लियर। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार कितने बच्चों को दिया गया है? देखिए, यहाँ राष्ट्रीय बाल पुरस्कार की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? राष्ट्रीय बाल पुरस्कार की बात हो रही है। और पीछे हम पढ़ के आए हैं राष्ट्रीय वीरता। ठीक है, वीरता तो वही दिखाएंगे जिनका 56 इंच का सीना होगा, है ना, तो उस हिसाब से याद कर लीजिएगा। 56 इंच यानी वीरता। वीरता पुरस्कार कितने दिया गया? 56 बालकों को। ठीक है, और राष्ट्रीय बाल पुरस्कार आया है तो आपको क्या 11 याद रखना है। क्या याद रखना है? 11। सीधा मैंने उत्तर बता दिया आपको। और इसका वितरण जो है वो किया गया है हमारी जो अभी राष्ट्रपति हैं वर्तमान, द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा। ठीक है, 11। क्लियर। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है आपका, इंडिया यूके आउटस्टैंडिंग अचीवर्स ऑनर अवार्ड किसको मिला है? सिद्धेश्वर प्रसाद, राघव चड्ढा, कुलवंत सिंह, राजीव कुमार। इंडिया यूके आउटस्टैंडिंग अचीवर्स ऑनर अवार्ड, जी हाँ, ये मिला है आपके राघव चड्ढा जी को। किसको मिला है? राघव चड्ढा जी को। ये कौन है? ये राज्यसभा सदस्य हैं आपके, राज्यसभा सदस्य हैं ये। ठीक है, कहाँ से? चंडीगढ़ से इनको अवार्ड मिला है, तो हमारे देश के लिए बहुत ही गर्व की बात है ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, भारत ने स्वयं अपना एक ऑपरेटिंग सिस्टम विकसित किया है, उसका नाम क्या है? देखिए, टेक्नोलॉजी के मामले में भी इंडिया जो है डेवलप हो रहा है और टेक्नोलॉजी को बहुत ही प्रोत्साहित किया जा रहा है आगे के लिए। तो ये कंप्यूटर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है और जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऑप्शन है आपके माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, एंड्रॉइड OS, बार OS, MSE OS। क्या ऑप्शन है? जनरल भी आप सेंस लगाएंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा भार OS। क्या है? भार OS। ये इंडिया का पहला अपना खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि इंडिया ने डेवलप किया है। ठीक है, नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों को अब कितनी भाषाओं में अनुवाद किया जाएगा? ऑप्शंस 3, 4, 2, 5। कितनी भाषाओं में अनुवाद किया जाएगा? पहले अनुवाद नहीं किया जाता था या कम किया जाता था, अभी शायद बढ़ाया है या फिर किया ही नहीं जाता था।
मेनली तो हिंदी, इंग्लिश और हिंदी होगी मेरे हिसाब से, बाकी अभी तो बढ़ाए हैं इन्होंने, है ना। चलिए, तो इसका सही उत्तर है आपका 4। आप ये पूछेंगे कि भाई सुप्रीम कोर्ट के निर्णय अब 4 भाषाओं में आएंगे। जी हाँ, बिल्कुल 4 भाषाओं में अनुवाद होकर के आएंगे। कौन कौन सी भाषाएं होंगी? पहली आपकी हिंदी होगी, दूसरी आपकी गुजराती होगी, तीसरी आपकी उड़िया होगी, चौथी आपकी तमिल होगी। ठीक है, हिंदी, गुजराती, उड़िया, तमिल। नेक्स्ट। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट के बारे में एक फैक्ट और बता दूँ अभी मैं। अभी जो वर्तमान जज हैं सुप्रीम कोर्ट के कितने हैं? 34 हैं। ठीक है, जो न्यायाधीश हैं वो 34 हैं। इसमें आपके जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो मिले हुए हैं, मतलब कि 33 अगर मैं बात करूँ न्यायाधीश हैं, प्लस एक मुख्य न्यायाधीश हैं, तो टोटल कितने हुए? 34। स्वीकृत पद भी 34 हैं, और जो अभी वर्तमान में स्थिति है 34 के 34 जज अवेलेबल हैं। ठीक है, तो पहली बार मेरे ख्याल से फुल सीट हुई है, तो 34 हैं अभी। चलिए नेक्स्ट। सर्विकल कैंसर की देश में निर्मित पहली वैक्सीन कौन सी है? सर्विकल कैंसर कौन सी है? नीचे ऑप्शंस हैं, सर्वावैक, कोवैक्सीन, नोवावैक, फाइजर। देखिए, जिसने ज़रा भी कॉमन सा पढ़ा होगा तो वो आंसर दे देगा यहाँ पर। कोवैक्सीन तो हो नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती? कोरोना की थी है, कोविड-19 की। ठीक है, फाइज़र, ये भी। यहाँ पर सही उत्तर है सर्वावैक। क्या है? सर्वावैक। ठीक है, नोवावैक नहीं है, सर्वावैक सही उत्तर है। क्लियर? नेक्स्ट। हाल ही में भारतेंदु साहित्य सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? कौन सा सम्मान? भारतेंदु साहित्य सम्मान। ऑप्शंस, बृजभूषण, ममता कालिया, हरिओम पवार, नीलेश मेहता। क्या हो सकता है सही उत्तर? इंपॉर्टेंट है, साहित्य सम्मान है। जी हाँ, नीलेश मेहता सही उत्तर है। क्या है? नीलेश मेहता। रिलेट कर लीजिएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी से, हिंदी गद्य का प्रवर्तक माना जाता है इनको। ठीक है, नीलेश मेहता। क्लियर? नेक्स्ट। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लीजिएगा भाई इसको। नेज़ल कोविड वैक्सीन, विश्व की पहली, पूरे वर्ल्ड की पहली नेज़ल कोविड वैक्सीन का नाम क्या है? कोविड वैक्सीन है लेकिन नेज़ल है। नेज़ल का अर्थ क्या है? यहाँ से नोज़ से ली जाएगी वैक्सीन। कैसे ली जाएगी? नोज़ से। ठीक है, इसलिए इसका नाम नेज़ल रखा गया है। पहला ऑप्शन है कोवैक्सीन, इनकोवैक, कोविशील्ड, सर्वावैक। देखिए, सर्वावैक आप ऊपर पढ़ के आए हैं अभी सर्विकल कैंसर के लिए, तो ये तो नहीं हो सकती। कोविशील्ड कोविड-19 के लिए है, लेकिन ये तो भाई हमने नोज़ से तो ली नहीं थी। ठीक है, सुई लगी थी ना सबके वहाँ पर, है ना, तो ये भी नहीं हो सकती। कोवैक्सीन भी ऐसी थी। ठीक है, तो बचा क्या? इनकोवैक। ये सही उत्तर है। क्लियर है? अगर एग्ज़ाम में आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप एलिमिनेशन मेथड का प्रयोग करके भी आंसर तक पहुंच सकते हैं। क्लियर है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इनकोवैक, पहली नेज़ल वैक्सीन। ठीक है, और एक फैक्ट और भी बता दूं मैं यहाँ पर आपको। ये वैक्सीन जो है इंडिया में डेवलप हुई है, हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। इंडिया में किसने डेवलप की है? भारत बायोटेक ने। भारत बायोटेक। क्लियर? नेक्स्ट। मुगल गार्डन का नाम परिवर्तित करके क्या रखा गया है? इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आधे से ज़्यादा लोगों को पता भी होगा, फिर भी देख लेते हैं। पहला ऑप्शन कमेंट में ज़रूर बताइएगा इसका आंसर आप लोग भी। अमृत धरोहर, अमृत उद्यान, अमृतशाला, अमृत केंद्र। जी हाँ, आपका शोर मुझे यहाँ तक सुनाई दे रहा है। इसका उत्तर है अमृत उद्यान। करेक्ट। मुगल गार्डन का नाम परिवर्तित करके क्या रखा गया है? अमृत उद्यान। नेक्स्ट। अगला है आपका, मध्य प्रदेश में स्थित होशंगाबाद का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? देखिए, ये क्वेश्चन एग्जाम में ऑलरेडी आ चुका है, अगर आप देखने जाएंगे तो ऑलरेडी मिल जाएगा, और ये इंपॉर्टेंट भी है इसलिए दोबारा लिया गया है। ये रिपीट भी हो सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन से आपके नर्मदापुरम, महाबलीपुरम, केशवपुरम, देवलोक। क्या हो सकता है उत्तर? जी हाँ, हिस्ट्री की क्लास याद आ रही है आप लोगों को, लग रहा है मेरी। जी हाँ, नर्मदापुरम, नर्मदा के नाम पर रखा गया भाई, नर्मदापुरम। ठीक है, नर्मदा मुख्य रूप से मध्य प्रदेश की ही नदी है। ठीक है, तो उसी के नाम पर रखा गया है नर्मदापुरम, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट। अगला है आपका, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 में पुरुष वर्ग के विजेता कौन रहे हैं? देखिए, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 में पुरुष वर्ग के विजेता। इससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ बता दूं। ग्रैंड स्लैम का नाम सुना होगा आपने, ग्रैंड स्लैम। ठीक है, इसके हर साल में 4 टूर्नामेंट होते हैं, 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं
सबसे पहला होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, दूसरा होता है यूएस ओपन, तीसरा होता है फ्रेंच ओपन, चौथा होता है विंबलडन। ठीक है, आगे पीछे हो सकते हैं, ये 4 होते हैं। क्लियर है? ऑस्ट्रेलियन, यूएस, फ्रेंच एंड विंबलडन। अभी कौन सा हुआ है? ऑस्ट्रेलियन लगभग जनवरी में हो जाता है, और जो यूएस है वो करीब फरवरी मार्च में होगा शायद, और ये आगे उस हिसाब से विंबलडन सबसे आखिरी में होता है। क्लियर है? तो अभी ऑस्ट्रेलियन की बात हो रही है। ठीक है, बेसिक था ये। और किस खेल से संबंधित है ये? टेनिस से। ठीक है, टेनिस खेल से संबंधित है ये। अब यहाँ पे क्वेश्चन पे दोबारा आई है ना, बेस आपको बनाना ज़रूरी था। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 में पुरुष वर्ग, देखिए इसमें मेल का भी होता है, फीमेल का भी होता है, डबल्स भी होते हैं। ठीक है, डबल्स मेल, डबल्स फीमेल, है ना। तो मेन जो होता है मेल और फीमेल का ही होता है, डबल्स बहुत कम पूछे जाते हैं, लेकिन मैं ये बोलूँगा, रिकमेंड करूँगा आप इसको भी पढ़ के जाइएगा। कुछ नहीं पता एग्जामिनर का, वो कहाँ से प्रश्न ले लें। ठीक है, तो मेल और फीमेल तो इंपॉर्टेंट है ही। ठीक है, तो अभी यहाँ मेल का पूछा आपका, ऑप्शन है रोजर फेडरर, स्टीफेनोस सिपास, राफेल नडाल, नोवाक जोकोविच। क्या उत्तर? जी हाँ, इसका सही उत्तर है नोवाक जोकोविच। क्या है? नोवाक जोकोविच। क्लियर है? और इसका थोड़ा फैक्ट बता दूँ मैं, इनको हराया है। किनको हराया है? इनको हराया है। इनको लॉस हुआ है, ये विन हो गए हैं। क्लियर है? चलिए, और अगर मैं फीमेल की बात करूँ इसी में, तो फीमेल में टॉप किसने किया है? लंका याद है ना आपको? कौन सी लंका? श्रीलंका। लंका ही बोल लेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो हम ट्रिक्स लगाएंगे उसका किसी व्यक्ति और व्यक्तिगत भाव से कोई संबंध नहीं है। ठीक है, हम केवल यहाँ पे ट्रिक के हिसाब से याद करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, या आर्य से भी याद कर सकते हैं आप। फीमेल में टॉप करने वाली महिला का नाम है आर्यना सबालेंका। ठीक है, ये फीमेल में इन्होंने टॉप किया है। किसमें? ऑस्ट्रेलियन ओपन में। क्लियर है? नेक्स्ट आपका अगला प्रश्न है, 36वें सूरजकुंड मेले का थीम स्टेट कौन सा है? आपको पता है सूरजकुंड का जो मेला है वो हर वर्ष लगता है फरवरी के आसपास। ठीक है, तो इसका थीम स्टेट पूछा है आप लोगों से, कौन सा है? ऑप्शन है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, नॉर्थ साउथर्न रीजन, नॉर्थ वेस्टर्न रीजन, नॉर्थर्न रीजन। 4 ऑप्शन है, क्या हो सकता है उत्तर? जी हाँ, बिल्कुल सही। इसका उत्तर है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। क्या है? नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। देखिए अभी उत्तर पूर्व के जो आपके क्षेत्र हैं, उत्तर पूर्व के जो राज्य हैं या क्षेत्र हैं, उनके विकास पर काफ़ी चर्चा की जा रही है। उत्तर पूर्व के क्षेत्र में 7 बहनें आती हैं आपकी, है ना, आपके नागालैंड, अरुणाचल, मिज़ोरम, त्रिपुरा, ये सब, है ना, जो इधर इस साइड के स्टेट्स हैं ना, इन पर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। तो 36वें सूरजकुंड मेले का थीम स्टेट भी इन्हीं को रखा गया, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन को रखा गया है। क्लियर है? चलिए, इसके बारे में थोड़ा सा फैक्ट और बता दूं, 36 है ये। और अगर मैं पार्टनर नेशन की बात करूं, पार्टनर नेशन कौन है इधर सूरजकुंड मेले का? तो ये है SCO। आप बोलेंगे SCO क्या है? SCO है संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसके जो देश हैं वो इसके पार्टनर नेशन है। इसमें इंडिया आता है, पाकिस्तान, चाइना, रशिया, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, है ना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ये सब आते हैं इसमें। क्लियर है? चलिए, अच्छा, इसमें कुछ ऑब्जर्वर स्टेट्स भी होते हैं। कौन से स्टेट? ऑब्जर्वर स्टेट। तो ऑब्जर्वर स्टेट की कैटेगरी में इस बार 4 देशों को रखा गया है। कितने? 4 देशों को, याद रखिएगा। 4 कौन कौन से हैं? अफ़गानिस्तान है, बेलारूस है, ईरान है और मंगोलिया है। ABIM करके याद कर सकते हैं आप। क्लियर है? उद्घाटन की बात करें तो उद्घाटन हमारे देश के जो उपराष्ट्रपति हैं, आप लोग कमेंट में बताएंगे कि हमारे इस समय उस उपराष्ट्रपति कौन है। तो उद्घाटन जो है 36वें सूरजकुंड मेले का इन्होंने ही किया था। नाम इनका मैं नहीं बताऊंगा, आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में। आगे चलेंगे। चलिए, अरे वाह, समय का पता नहीं चला, सीरीज हमारी खत्म होने वाली है। 58 क्वेश्चन पे आ चुके हैं हम लोग। संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष कौन है? संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष, ऑप्शंस सबा क्रोसी, टेड्रोस अधानम, एंटोनियो गुटेरस, क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे, पता है, आधे लोग एंटोनियो गुटेरस लगाएंगे, जो कि गलत होगा। जी हाँ, इसका उत्तर होगा सबा क्रोसी। आप बोलेंगे कैसे? देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है, संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष, संयुक्त राष्ट्र महासभा का पूछा है, संयुक्त राष्ट्र का नहीं पूछा। अगर आपका संयुक्त राष्ट्र आए पूरा,
संयुक्त राष्ट्र का अध्यक्ष कौन है? तब तो आपका एंटोनियो गुटेरेस है, जो कि पुर्तगाल से संबंध रखते हैं। ठीक है, अगर आपका महासभा लग जाए साथ में तो सभा को रोसी है। क्लियर है, छोटी सी चीज़ें याद रखिएगा। और मैं बात करूं टेड्रोस अधानम की, ठीक है, ये किसके हेड हैं पता है? गेस करिए, एनी गेस? जी हाँ, WHO के हेड हैं ये। किसके हैं? WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। याद कैसे करेंगे? टैडी की हेल्थ। कैसे याद करेंगे? टैडी की हेल्थ। ठीक है, हेल्थ से संबंधित हाँ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, HR है ना, हेल्थ। टैडी यानी टेड्रोस अधानम। क्लियर है, इजी है। आगे मैं बात करूँ क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा, ये किसकी हेड हैं? ये IMF की हैं। किसकी है? IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। क्लियर है, इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। ये ऑप्शंस मैंने जानबूझकर इसमें डाले हैं ताकि एक क्वेश्चन के साथ आपके 3-4 क्वेश्चन बने। क्लियर है, नेक्स्ट। अंडर 19 वुमेंस वर्ल्ड कप 2023 किसने जीता है? देखिए, वुमेंस वर्ल्ड कप की बात हो रही है, अंडर 19। अगर मैं बता दूँ, ये फर्स्ट एवर टूर्नामेंट है फॉर वुमेन। ये पहली बार टूर्नामेंट हुआ है वुमेंस का, ठीक है, अंडर 19 का, T20 का। क्लियर है, फर्स्ट एवर है, इसलिए और इंपॉर्टेंट हो जाएगा, इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा। इससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स हैं आपको पता होने चाहिए, क्योंकि ये पहली बार हुआ है। और उससे ही बड़ी बात यह है, हमारे देश की गर्व की बात यह है कि इंडिया ने इस ट्रॉफी को जीता है। एक तो पहली बार हुआ, ठीक है, और दूसरी बात यह है इंडिया ने इसको जीता है। इंडिया ने विन किया है। क्या किया है? इंडिया ने विन किया है। किसको हरा के? इंग्लैंड को हरा के। ठीक है, इंग्लैंड जिन लोगों ने हमारे ऊपर शासन किया है ना, उनको हरा के हम विन कर रहे हैं, बड़े गर्व की बात होती है। और पहले टूर्नामेंट में अंडर 19 वुमेंस का पहला टूर्नामेंट। क्लियर है, तो किसने जीता है? इंडिया ने। पहले ही उत्तर बता दिया मैंने अपने ठीक है, एक्सप्लेनेशन में ही। कोई बात नहीं, आपकी जानकारी में वृद्धि होनी चाहिए, कैसी भी हो। अच्छा, अगर क्वेश्चन आ जाए ये टूर्नामेंट हुआ कहाँ पर है? ऐसे में हुआ है। ऐसे मीन्स साउथ अफ्रीका में। क्लियर है, चलिए, इससे इतने फैक्ट बनते हैं। और 1-2 फैक्ट और बता दूं, इंडिया की कैप्टन कौन रही हैं इसमें? इंडिया की कैप्टन रही हैं शेफाली वर्मा। मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम है, याद कर लीजिएगा, शेफाली वर्मा। क्लियर है, और प्लेयर ऑफ द सीरीज़ कौन रही हैं इसमें? देखिए, बड़े दुख की बात है, मैं क्या बोलूँ, जीती तो इंडियन टीम है, लेकिन प्लेयर ऑफ द सीरीज़ है ये मिला है इंग्लैंड के कैप्टन को। ठीक है, इंग्लैंड की कैप्टन को ग्रेस स्क्रीवेंस नाम है इनका। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन फिर भी हल्का सा माइंड में रखिएगा, क्या पता, है ना, पहली बार टूर्नामेंट हुआ है, कौन सा क्वेश्चन कहाँ से बन जाए, है ना। चलिए, नेक्स्ट। आज का हमारा ये आखिरी प्रश्न है, कौन से शहर का अल मिन्हाद जिला अब हिंदी सिटी के नाम से जाना जाएगा? देखिए, एक और गर्व की बात, 2023 हमारे लिए बहुत लकी है इस मामले में, तो आप कह ही सकते हैं, है ना। अल मिन्हाज जिला, चाहे वो म्यूज़िक इंडस्ट्री की बात हो, ठीक है, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री की बात हो, है ना, चाहे वो हिंदी की बात हो, हिंदी के विकास को लेकर के। विश्व हिंदी सम्मेलन भी देखेंगे आप, है ना, हिंदी में, हिंदी का हुआ इस वर्ष, कहाँ हुआ है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे मुझको, है ना। तो क्वेश्चन पे आते हैं वापस से, कौन से शहर का अल मिन्हाज जिला अब हिंदी सिटी के नाम से जाना जाएगा? पेरिस, रोम, दुबई, लंदन, कौन सा है? जी हाँ, इसका सही उत्तर है दुबई। क्या है? दुबई। क्लियर है, चलिए, आशा है आपको ये टेस्ट सीरीज़ पसंद आई होगी। ऐसी टेस्ट सीरीज़ के लिए आप इस चैनल पर बने रहिए, और फरवरी मंथ की भी ऐसी ही टेस्ट सीरीज़ आपको देखने को मिलेगी बहुत जल्द समय के साथ। तो चलिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।